हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही धमाकेदार और एकदम लजीज पेपर। और ये पेपर जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम में लहलहाते हुए नजर आएगा। याद रखना कैसे लहलहाते हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं लवकुश मिश्रा आप सभी का इस लेटेस्ट वीडियो में इस बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के नंबर 1 पेपर में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी को मैं यहाँ पे 2025 का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हो गया हूँ। सभी बच्चे वीडियो पूरा देखेंगे। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं कंप्लीट आपको 7 सेट दूंगा। 346 FW ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड 7 सेट लॉन्च करता है। पूरा कंप्लीट आपको 7 सेट मिलेगा। तो ये सेट 1 आपका है। इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक कर दें। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। देखो, ध्यान समझना। 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, 8 कूलाम आवेश है। एक सूत्र होता है Q बराबर NI, और Q की वैल्यू 8 कूलाम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन E पर आवेश, E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना? अगर इसको हटाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो n गुणे दशमलव हटाना है, नीचे 10 से गुणा कर दो। ठीक है, और गुणे 10 की घाते -19 हो जाएगा। ये 10 का गुणा 8 में करेंगे, 10 अट्ठे 80 बराबर n गुणे 16 गुणे 10 की घाते -19। 16 पंचे 80 हो गया। यहाँ पे 5, और ये ऊपर से नीचे जब आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 10 की घात माइनस में है, प्लस में 19 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तिर्यक गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा? 5 गुणे 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा ये ऑप्शन राइट है। पहले से भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। सारी चीजें वैल्यू दी गई हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया। देख रहे हो ना, पहले से भी सॉल्व किया गया है। इससे पूरे पेपर में पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमेशा याद रखना 1.6 इंटू 10⁻90 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? जूल के बराबर। एकदम रट्टा मार लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, याद रखना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतना जूल होता है, एकदम रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे, किसी चालक की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता R बराबर रो इंटू L अपान A। ठीक है, इस फार्मूले से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है RA अपान रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर निर्भर करेगा। इस फार्मूले से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बात है, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना। मैं सारी चीजों को एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। याद रखना दोस्तों, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा? अगर कोई आवेश गतिशील है तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर है तो वह हमेशा
विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश मैंने कहा चल रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए गतिशील आवेश उत्पन्न करेगा। गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में करा है दोनों प्रकार के। यानी जब कोई आवेश गतिशील रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र का भी निर्माण करता है, और स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना। यल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है। यल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यम है। इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। ध्यान देना, एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है, एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया जाए। ठीक है, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया जाए, यानी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों यम बराबर क्यूएम इंटू टू एल। ठीक है, हाँ क्यूएम इंटू टू एल होता है। और इसे कैसे मोड़ दे रहे हैं? अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दे रहे हैं। नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण ये तो है नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये बनेगा आपका 2m/पाई। ठीक है, क्योंकि जब अर्धवृत्ताकार जोड़ेंगे तो जो 2l के स्थान पे पाई आएगा और m के स्थान पे 2m हो जाएगा दोस्तों। तो qm की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 2m/पाई आंसर इसका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान देना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। भाई साहब, 1 अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात करो। ध्यान देना, सही बच्चे पढ़े हो। एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों IRMS। पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ये IRMS की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर दिया है। ठीक है, और क्या निकालना है? I0 की वैल्यू निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, एक फार्मूला होता है IRMS बराबर I0/√2। इज दैट क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। तिर्यक गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, I0 बराबर आ जाएगा √2 गुणे IRMS, ये वैल्यू आएगा। और √2 सीधा सीधा लिख दो। IRMS की वैल्यू 5 एम्पियर, तो यहाँ पे 5 √2 एम्पियर की वैल्यू यहाँ पे I0 की वैल्यू आ जाएगी। बताइए कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है? तो गुरुजी यहाँ पे आपको दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताइए भाई साहब, मजा आ गया ना सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है मैंने, वहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर दिया। ये यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। ठीक, मैंने मौखिक रूप से सॉल्व कर दिया वहाँ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र लिखिए। यहाँ देखो ऑलरेडी सॉल्व है ना। ठीक है गुरुजी सॉल्व है, तब क्या करें गुरुजी सॉल्व है तो? अरे इसको मत देखो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखो मेरे को क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों आप फार्मूला पढ़े हो कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब बच्चे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ जरा? सही बच्चे पढ़े हो ना? हाँ गुरुजी पढ़े हैं। तब क्या होगा? तो ये फार्मूला लगा दो Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब हमें इसका मान निकालना है ना, इसको यहाँ पर ले आओ और इसको भाग में कर दो नीचे।
तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, तो अचर है, इसे हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2, और ये भाग में F इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, F इंटू आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो ये तो अचर है तो इसकी कोई बीमा होगी नहीं। ये डबल आवेश है, आवेश का बीमा होता है 80। ठीक है, क्या होता है 80, और यहाँ पे दो लोग हैं, 80 इसका 80 स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका भी 80 इसका भी 80, डबल हो गया 80, 80 का स्क्वायर कर देंगे। बल का जो बीमा होता है MLT के पावर -2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बल की बीमा MLT के पावर -2, और ये दूरी है, दूरी की बीमा हमेशा L होती। ठीक है, L, और इसकी घात 2 है तो यहाँ घात 2 चढ़ा दो। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैंने सॉल्व करना है। यम 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा, यम की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यल कितनी है, यल 1 यहाँ है, 2 यहाँ, नीचे से ऊपर जाएगा, यल की पावर -3 हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा, यल के पावर -3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो कि 2 ठो यहाँ है और 2 ठे यहाँ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और ए पहले से 2 बार है तो ए की पावर 2। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युतशीलता का मात्रक। जो कि देखो यहाँ वाला यही है ना, एम की पावर -1, एल पावर -3, एक टी पावर 4 एंड एक पावर 2। कंप्लीट आया समझ में कि नहीं आया, बताइए मजा आया कि नहीं आया? भाई साहब एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले सकते हैं। अब देखो विभव प्रवणता, ध्यान देना। देखो दूरी के साथ विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दूरी के साथ जैसे जैसे है ना दूरी बढ़ेगी विभव का पतन होता जाएगा। दोस्तों याद रखना, दूरी अगर बढ़ाओगे धीरे धीरे तो वोल्टेज में भी पतन होगा। तो दूरी के साथ विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ देखिए विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, इसके कई मात्रक होते हैं, अदिश राशि है। देखो विभव प्रवणता समझ लो, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, या मैंने कहा दूरी के साथ विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक क्या क्या होता है, ये देखो विभव है ना, इसका मात्रक वोल्ट बटे दूरी का मात्रक मीटर, या और विभव मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसके दो मात्रक होते हैं बच्चों, एक वोल्ट प्रति मीटर होता है और एक न्यूटन प्रति कूलम होता है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले सकते हो। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो दोस्तों? ठीक है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते? अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। देखो अनुगमन वेग यह वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हुए वाय क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि उनका वेग क्रमशः वीपी और वी अल्फा हो तो वीपी तथा वी अल्फा में संबंध बताइए। जरा ध्यान देना, देखो मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर बराबर E इंटू वी।
ठीक, और यहाँ पे ई के स्थान पे क्यू रख दिए और ये वी तो रहबा ही करेगा। ठीक है, वी क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, वी क्या है, वोल्टेज है मेरे प्यारे बच्चों। स्मॉल वी वेग है, कैपिटल वी वोल्टेज है। अब देखो ये चीज कहाँ से मिला, ध्यान देना। अभी हम प्रोटॉन के लिए अगर ये दो चीज ले लें, ये लो, ये लो, ठीक, तो अगर ये दो चीज लिया जाए तो क्या होगा प्रोटॉन के लिए, 1/2 यम प्रोटॉन पी, ठीक है, और वीपी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यूपी इंटू वी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो समान है। अब यहाँ से वीपी की वैल्यू निकालोगे इसकी, तो ये हो जाएगा वीपी का स्क्वायर प्रोटॉन का वेग का स्क्वायर बराबर, ये दो यहाँ चलाएगा, 2 क्यूपी इंटू वी अपान एम पी। तो ये तो प्रोटॉन का वेग यहाँ पे निकल गया, देख रहे हो ना, यही चीज है ना, यहाँ पे प्रोटॉन का वेग यहाँ पे निकल गया। अब अल्फा कण का निकालना चाहते तो निकाल लो, v इसी सूत्र से वी स्क्वायर अल्फा बराबर 2q अल्फा इंटू वी अपान यम अल्फा। ये देखो यही चीज है ना, यहाँ पे यही चीज है ना, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही दो सूत्र लेके पहले प्रोटॉन के लिए निकाल लिया, फिर अल्फा कण के लिए वेग निकाल लिया। अब जरा ध्यान देना, अब पॉइंट वाली बात समझिएगा, पॉइंट वाली इस बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन क्यू अल्फा बराबर 2q, क्योंकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है उसका परमाणुकता 2 होती है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। अगर परमाणुकता 2 होती है तो द्रव्यमान उसका 4 गुना हो जाए। ठीक है, तो क्यू अल्फा बराबर 2qp और यम अल्फा बराबर 4mp। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। देखो क्यू अल्फा के स्थान पे रख दो 4qp और यम अल्फा के स्थान पर रख दो 4mp। जब इसके स्थान पर ये रखेंगे, इसके स्थान पर ये, यहाँ पे इसी समीकरण में रखोगे तो वी स्क्वायर अल्फा बराबर इतना आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और 1 2 ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और ये 1/2 बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर, 2 QPV अपान MP। और इतना किसके बराबर होता है ये देख लो, इतना किसके बराबर होता है, 1/2 1/2, इतना वीपी स्क्वायर के वीपी स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास ये बचा, ध्यान देना, ये बराबर ये बचा, इसको अपन सॉल्व करेगा यहाँ पे, पी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 वीपी स्क्वायर, भाग में करेंगे तो वी स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर पी बराबर 1/2, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो वी स्क्वायर अल्फा, वर्गमूल लेंगे तो वी स्क्वायर अल्फा बटे वी स्क्वायर पी बराबर 1 का वर्गमूल 1 √2 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालोगे तो वी स्क्वायर अल्फा रेशियो वी पी, यानी वी अल्फा रेशियो वी पी बराबर हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। मजा आया कि नहीं आया? देखो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन अच्छा प्रश्न में आएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये ले लें, पूरा देखो सॉल्व किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझाना है यहाँ पे। देखो इस तरीके से कोई पेपर सॉल्व नहीं करवाता, क्योंकि पेपर में ना हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये पेपर है आपका, बोर्ड एग्जाम वाला पेपर है ना। और यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, एकदम छोटे छोटे प्रश्न, साधारण साधारण प्रश्न, सिंपल से प्रश्न लेकर आ जाएंगे और कहेंगे हम 50 प्रश्न करा दिए। अरे खाक करा दे रहे हो क्या यार, 50 प्रश्न सिंपल से प्रश्न लेकर आओगे, बच्चों को जटोगे और फिर बताओगे कि बढ़िया से करा दिए हैं। ऐसा नहीं है, मैं जो दे रहा हूं ना एकदम जबरदस्त कंटेंट है, याद रखना दोस्तों, हर टाइप का, पूरे 14 चैप्टर से, चैप्टर पूरा 14 चैप्टर कंप्लीट, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और न्यूमेरिकल से लेकर पूरी थ्योरी मिलेगी, याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर, ध्यान देना, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। देखो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है,
वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। कहाँ से गुजरता है दोस्तों? चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम बताइए। वैद्युत चुंबकीय संबंधित प्रेरण लेंज का नियम। ठीक है। ये लेंज का नियम क्या है दोस्तों? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये आपने फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो नियम बताए गए हैं। प्रथम नियम न्यूमैन का नियम। न्यूमैन ने क्या दिया था? E बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसके विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये प्रथम नियम न्यूमैन का नियम है। द्वितीय नियम या लेंज का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न होती है। ये दूसरा नियम था फैराडे में। और फैराडे का जो वास्तव फैराडे का नियम है वह आवेश संरक्षण का नियम माना जाता है। इसका नियम माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना। वैद्युत बल रेखाएं, देख रहे हो ना कितना लजीज क्वेश्चन है ये। इसके गुण भी बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं ये धन से चलेंगी, ऋण पर समाप्त हो जाएंगी। धन होता है दाता, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, ग्राही के पास जाएंगी। ये दाता है, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, ग्राही के पास जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर जाएंगी। ठीक है। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर जाएंगी। ये जाएगी बल रेखाएं। ठीक, यहाँ से निकलती हैं बल रेखाएं, इधर प्रवेश करती, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, ये निग्लेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉनों को देता है और ये इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ये है डोनर, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, ये दाता है, ये ग्राही है। तो विद्युत बल रेखाएं ये ध्रुव हैं, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। ध्रुवों पर बल रेखाएं देख रहे हो पास पास में है। ध्रुवों से दूर जाओगे बल रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यह बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्यों सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं? क्योंकि एक पर धन है, दूसरे पर ऋण है। ठीक है। इस पर एकांक धन आवेश चलते हैं। यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। ये तो मैं अपने तरफ से बताया हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश परीक्षण आवेश गति करता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में तो ये लिखा है, या आप सभी ऐसे भी कह सकते हो, यह एक काल्पनिक बंद वक्र है जिस पर एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। ठीक है, बस डेफिनेशन में आप इतना ही लिख दोगे। अगर आगे आप वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं तो आपको लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं जिस पर एकांक धन आवेश चलता है या पृथक्कृत धन आवेश चलता है या एकांक परीक्षण आवेश चलता है। परीक्षण आवेश मतलब कौन सा चलता है? Q0 चलता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो फिर कह रहा इसके गुणों को लिखिए। मैं अभी इसके गुण भी बताया था। अब आप सभी को बच्चे गुण देख लो, गुण देख लो। देखो, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। मैंने कहा ये दाता है और ये ग्राही है। बल रेखाएं कहाँ से चलेंगी? दाता से ग्राही की ओर चलेंगी कि नहीं चलेंगी? बताओ। यहाँ से चलेंगी और यहाँ पे समाप्त होंगी। दूसरा नंबर मैंने बताया वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ये देखो बना रही है कि नहीं? खुला वक्र बना रही कि नहीं?
दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि जो आवेश इस पर है वही आवेश इस पर है, और आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो चौथा नंबर में यही लिखा है कि ये किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं, अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। अगला है वैद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व क्या है? वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है। केकर प्रबलता को? समांतर व समदूरस्थ रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। ध्यान देना, समांतर व समदूरस्थ रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं दोस्तों? दर्शाती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं दोस्तों? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक लिखिए। ध्यान देना, वैद्युत विभव क्या है, पहले हम इसको डिफिनीशन बताते हैं। वैद्युत विभव क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q नॉट। अगर इस आवेश को अनंत से आप सभी ले आओगे, अनंत से किसी बिंदु तक ले आओगे, तो यहाँ तक जो कार्य करोगे वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ये यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखी है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी धन परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन काफी बड़ा कर दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, विभव बराबर W/Q नॉट एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव कहते हैं, या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो जो अभी मैंने वहां पे सूत्र लिखा था ये नीचे ऑलरेडी पहले से लिखा है। डेफिनीशन आपकी यहां से लेकर यहां तक है, बाकी यहाँ पे माना गया ये फार्मूला है। दोस्तों इसका मात्रक क्या क्या होता है, इसकी खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था दोस्तों, इसलिए इसका एक मात्रक SI में वोल्ट भी होता है। और दूसरा फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये इसका मात्रक हो गया जूल और इसका मात्रक हो गया कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और ये कौन सी राशि है दोस्तों? याद रखना, यह एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि? अदिश राशि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक पॉइंट इसी में एक क्वेश्चन और था, क्योंकि ये 5 नंबर वाला प्रश्न हमें। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। तो यहाँ पे जब प्रश्न बड़ा होता है तो दो प्रश्न, एक वैद्युत विभव 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पे जो 3 नंबर का प्रश्न बना है इसको हम समझेंगे। देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिगर में समझाया गया है। अब इसको हम एक एक पॉइंट समझते हैं समाकलन विधि से। ठीक है ना, जरा ध्यान देना। इसको दो विधि से लगा सकते हैं, यहाँ पे समाकलन विधि से समझाया गया तो समाकलन विधि से ही लगा देते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान देना, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, तो मान लेते हैं Q कूलाम आवेश एक बिंदु आवेश परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु P स्थित है। ठीक है, स्थित जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है और सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से P तक लाने में लाया जा रहा है। P से अनंत तक लाई गई दूरी को छोटे छोटे असंख्य भागों में विभाजित किया गया है। देखो P से अनंत तक ले आने में दूरी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या माना गया है? R,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x, तो ये वाली दूरी क्या रहा है, ये बताओ ये वाली दूरी क्या होगी। तो ये बड़ी दूरी में ये वाली दूरी घटाओगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ध्यान देना, a से b तक अल्प विस्थापन dx, a से b तक अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य dw है। मतलब यहां से लेकर यहां तक चलोगे तो कितना विस्थापन काम करेगा, dx, और जो कार्य करना है वो dw हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, चूंकि विस्थापन दिशा के विपरीत है इसलिए माइनस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस dx, और यहाँ पे माइनस शुरू में कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कूलाम का नियम लगा दो, F के स्थान पे कूलाम का नियम लगा दो, कि भैया कूलाम का नियम का सूत्र मैंने लिख दिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, कहां से, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से P तक, तो यहाँ पे अधिकतम वैल्यू अनंत है और लोअर वैल्यू क्या है, P है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे R रखेंगे क्योंकि कम से कम R दूरी हमें लेना है। ठीक है, अब आगे देखो, तो dw यहाँ पे बराबर F की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू दोस्तों F की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे F की वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगा, और ये लोग क्या हैं, अचर हैं, अचर राशियां समाकलन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर चर है हमारा, क्या है दोस्तों, x स्क्वायर चर है। अब इसमें जब सारी वैल्यू को रखेंगे, देखो नीचे से ऊपर चला गया, यहाँ पे हम समाकलन ले लिए ना, इसका और इसका समाकलन ले लिए। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन लिए और तो इतनी वैल्यू आ गई, चर जो है उसी का समाकलन लिया जाता है। अब देखो जरा, जब यहाँ पे समाकलन लोगे तो यहाँ पे एक सूत्र होता है x के पावर n dx, ध्यान देना, x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बटे n+1 वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर -2 में जब फार्मूला लगाओगे, चूंकि ये निश्चित समाकलन है तो निश्चित हो जाएगा। ठीक, और ये अचर है, ये समाकलन से बाहर ही होगा, तो सूत्र लगाओगे x पावर -2 में से -2 में से एक घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -1 ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक, क्या आ जाएगा दोस्तों, +1 आ जाएगा। अब देखो आगे, और निश्चित समाकलन इसलिए यहाँ r, यहाँ पे इनफाइनाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखो आगे, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों होता है क्या। ठीक है, एक बार हम r रखते हैं, एक बार अनंत रखते हैं, तो जब r रखेंगे ये आ जाएगा, और जब फिर माइनस करके अनंत 1 अनंत की वैल्यू 0 होती है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरा स्टेप जो है 0 हो जाता है, तो केवल हमारे पास इतना ही बचेगा यहाँ। ठीक है, और ये देखो ये वाला माइनस ये माइनस आपस में गुणा होके प्लस कर देंगे, ये वाली वैल्यू बचेगी, और ये कार्य के बराबर होता है। ठीक, अब एक सूत्र होता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश, तिर्यक गुणा करके यहाँ पे विभव की वैल्यू W की वैल्यू रख दो, ये वाला, जब W की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे Q0 ये वाला और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 के Q/R ये वाला फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका सलूशन प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है जरा ध्यान समझिए, चलिए ध्यान देना। अब यहाँ पे धारा घनत्व, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका यमकेयस मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखिए। यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो धारा घनत्व, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा के अनुदिश होती है, मतलब जैसे धारा की दिशा होती है सेम वही धारा के घनत्व की दिशा, इसे J से प्रेस करते हैं। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, J बराबर हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा I/A। ठीक है, इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर
और बीमीय सूत्र हो जाएगा a के पावर 1 एन एल के पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे क्या पूछा है, धारा घनत्व धारा के भीतर का किसी बिंदु पर अभिलाक्षणिक गुण है, यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि। ने देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों का उल्लेख कीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं हैं, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, बस विद्युत बल रेखाओं में क्या है, उनके एकांकी ध्रुव संभव है। एकांकी ध्रुव का मतलब है उनके धनायनों और उनके ऋणायनों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते। अगर कोई दंड चुंबक है और उसे बीच से काट दोगे तो पुनः एक नॉर्थ और एक साउथ पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में एकांकी ध्रुव संभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र में एकांकी ध्रुव संभव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में खींचे जाने वाले वे वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है तथा चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे विद्युत बल रेखाएं दोस्तों, बस वही चीज है। अब यहाँ पे देखो, पहला नंबर है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। बहुत बढ़िया, बंद वक्र का मतलब है सेम वही प्रोसेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, यहां पर जाएंगी ऐसे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है जैसे अभी आपने विद्युत बल रेखाओं के लिए देखा। ठीक है, फिर देखिए, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वही सेम चीज। चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करता है। बहुत बढ़िया, समांतर व समदूरस्थ रेखाएं एक समांतर क्षेत्र को दर्शाती है। आगे देखिए, बहुत बढ़िया, ये जो है इंपॉर्टेंट वाला है, बहुल आवेशों के निकाय के संबंध में अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको अगर हेडिंग पढ़ना होगा तो हमारे सब्जेक्ट स्टडी पर जाइए और सर्च मारिए अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जब किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हो तो किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर आवेश समूह के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान अध्यारोपित सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, ज्ञात किया जाता है। दूसरा नंबर है, इस नियम के अनुसार बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए, किसी एक आवेश Q नॉट पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर परिणामी बल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कई बल यहाँ पे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि एक बल इस दिशा में F3 लगाएगा तो विपरीत दिशा में भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखो, तो Q नॉट पर कई बल काम कर रहे हैं। Q नॉट पर कई बार Q1 Q2 Q3 के कारण लगने वाला बल क्रमशः F1 F2 F3 हो तो Q नॉट पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएंगे, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F3 डॉट डॉट F1 होगा। तो इस प्रकार आवेशों के निकाय में किसी आवेश Q नॉट पर कार्य करने वाले बल को गणना कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत से संयुक्त प्रयोग से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए इधर भाई साहब, ध्यान देना, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्यंजक लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर है, धारिता C वाले यन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर V विभव तथा आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल आवेश, कुल विभवांतर व कुल ऊर्जा बताइए। यदि इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा ध्यान देना। देखो, इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे,
है ना, ये समांतर क्रम है, याद रखना समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो यहाँ पे Q बराबर CV वाला सूत्र लगा दो, Q बराबर CV, तो Q1 C1 हो जाएगा पहले के लिए। इसी तरीके से Q2 C2 हो जाएगा, और 3 है तो Q3 C3 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पर यदि तीनों संधारित्रों का आवेश Q हो, देखो एक का Q1 बराबर C1 भी, दूसरे का Q2 बराबर C2 भी, और तीसरे का Q3 बराबर C3 भी। यदि संयोजन में कुल आवेश क्या हो, कुल आवेश Q, मैंने अभी बोला ना, तीनों संधारित्रों का आवेश Q हो तो Q1 धन Q2 धन Q3, Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे, Q3 का मान रख देंगे, V कॉमन लोगे, यहाँ पे V कॉमन ले लेना। ठीक है, V कॉमन लोगे, Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा। अब यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यदि तीनों तारों के स्थान पर, ध्यान देना, अब इन तीनों तारों के स्थान पर, तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक बड़ा संधारित्र लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान देना, यहाँ पर बगल में यहाँ बी रहेगा क्योंकि कॉमन लिया गया है। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध C डैश हो तो Q बराबर C डैश V। अब यहाँ पे ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा। ठीक, अब जब राइट बराबर हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C डैश बराबर यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये हुआ समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता निकालने के लिए सूत्र है C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में तुल्य धारिता जुड़ने वाले संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के योग के तुल्य होता है। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम कुल आवेश NCV और कुल विभवांतर V तथा ऊर्जा NCV स्क्वायर हो जाएगा। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल आवेश CV, ध्यान देना, इनको किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, तो CV बराबर कुल विभवांतर NV हो जाएगा। ठीक है, तथा कुल ऊर्जा इतना होगा, एकदम सिंपल सा है, ऊर्जा इतना। अब इसे हल करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर और n, एक n कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं दोस्तों? लॉरेंज बल क्या है, जरा ध्यान देना। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हो? इसके आधार पर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और किस दशा में बल न्यूनतम व अधिकतम लगता है। तो लॉरेंज बल क्या है, जरा ध्यान देना। जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, यदि Q आवेश में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये है लॉरेंज बल का सदिश स्वरूप, ये सदिश स्वरूप है और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, यह बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, ये वाला बाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली एवं मध्यमा अंगुली इस प्रकार संयोजित करें कि अंगूठा दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हो, ऐसे अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब तर्जनी अंगुली B की दिशा, ये B की दिशा, मध्यमा अंगुली V का वेग व्यक्त करे तो अंगूठा धनावेशित लगने वाले बल की दिशा ये प्रदर्शित करेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका देखो फिगर ये है। ठीक है, ये देखो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से ये अंगूठा है, ये अपनी तर्जनी, ये मध्यमा अंगुली। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल, कई क्वेश्चन था इसमें C नंबर। तो यहाँ पे माना L लंबाई तथा H अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले एक धातु चालक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है। जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक पर एक बल लगता है। इस बल के लिए
व्यंजक ज्ञात करना जब चालक में धारा I प्रवाहित होता है। तो धारा प्रवाहित के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd से गति करने लगता है, तब चालक के भीतर मौजूद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्य चुंबकीय बल Fm बराबर माइनस EVdB हो जाएगा। और यहां से सदिश गुणन हटाएंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस फिगर से। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे, यदि चालक के पदार्थ का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो चालक में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कैपिटल N बराबर NaL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaL। देखो मैं इतना सारी चीजें आपको बता रहा हूं और कोई बताने वाला नहीं आएगा, दुई हेडिंग एकदम शॉर्टकट में पढ़ाएगा और चला जाएगा। मैं जितने पे आपको नंबर मिलेगा उतनी चीजें मैं आपको बताया हूं, याद रखना। ठीक है, समय जरूर लगेगा लेकिन एकदम तहलका मचेगा दोस्तों, याद रखना। क्या मचेगा? तहलका। आइए नेक्स्ट देखिए आगे। क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग समान होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल भी परिमाण व दिशा समान होगा, तब चालक पर लगने वाला कुल विद्युत बल, देखो ये फार्मूला F बराबर N गुणे Fm। अब Fm का फार्मूला रखोगे तो ये पूरा यहाँ पर ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक इसी से मॉड्यूलेट किया हुआ फार्मूला है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। और वेक्टर रूप वेक्टर F बराबर IL वेक्टर B। ठीक, और यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है जरा ध्यान देना। निष्कर्ष क्या है? यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा हो थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री, तब चालक पर लगने वाला बल न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, F बराबर IBL 90 डिग्री। ठीक, F मैक्सिमम IBL हो जाएगा। इस बल की दिशा धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत होती है। ठीक है, आगे देखिए जरा ध्यान देना। भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयवों का उल्लेख कीजिए तथा इसके विभिन्न घटकों में संबंध प्राप्त कीजिए। चुंबकीय आमेयोत्तर 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल है, याद रखना। 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, बहुत तगड़ा वाला न्यूमेरिकल है और इसे आप सभी बच्चे जरूर एकदम तगड़े से पढ़ के जाना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना। देखिए, भूचुंबकत्व के अवयव। किसी स्थान पर भूचुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यकता होती है। पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नमन कोण और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यह दिक्पात कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान पर दिक्पात कोण कहते हैं। इसे साइन से प्रदर्शित करते हैं या इसे हम फाई से भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लंदन में दिक्षांश कोण 10 डिग्री का होता है दोस्तों। कितना होता है? 10 डिग्री। नमन कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं। इसे दिल्ली में नमन कोण कितना होता है दोस्तों? 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं भौगोलिक उत्तर, ये हमारा फिगर है। ठीक, तो ये रहा इसके सारे कोण। ठीक, अब देखो इसके घटक क्या हैं जो दोस्तों, जरा ध्यान देना। ये बी हॉरिजॉन्टल इतना हो जाएगा, अब बी वर्टिकल इतना हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर बी वर्टिकल का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी जब कॉमन लोगे
तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो बचेगा बीई स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। अब इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं और उसके बाद समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, इसको इससे तो tan वाला फार्मूला मिलेगा। देखो एक तो ये वाला फार्मूला आपको परिणामी ज्ञात करने के लिए मिला है, ये फार्मूला, ठीक है। अब उसमें जब भाग दिए तो यहाँ पे tan थीटा बराबर बी वर्टिकल बी हॉरिजेंटल, तो थीटा बराबर ये इधर आएगा tan इनवर्स बी वर्टिकल बटे बी हॉरिजेंटल हो जाएगा। अब आंकिक प्रश्न में आ जाते हैं। आंकिक प्रश्न में जरा ध्यान देना। आंकिक प्रश्न क्या है, यदि किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय या में उत्तर अल्फा कोण पर लटकाने पर नमन कोण थीटा डैश, तो यह आभासी नमन कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखो फार्मूला जरा ध्यान देना। तो tan फाई डैश बराबर बी वर्टिकल बटे बी हॉरिजेंटल कॉस अल्फा और tan थीटा बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा डैश की डिग्री 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे, यहाँ 30 डिग्री, और अपना कास tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √3। इसका मान रखोगे 1, इसका मान रखोगे √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसका वास्तविक मान, नमन कोण का वास्तविक मान इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हो दोस्तों? ध्यान देना, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, स्वप्रेरण, ध्यान देना, स्वप्रेरण को यल से प्रवेश करते हैं, अन्योन्य प्रेरण को दोस्तों ध्यान दीजिए, स्वप्रेरण ध्यान दीजिए, एक ऐसी विद्युत चुंबकीय घटना है जिससे किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन के कारण उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का मान r त्रिज्या, फेरों की संख्या n, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अतः चुंबकीय के केंद्र पर, चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/Ni/2r हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA, और यहाँ B की वैल्यू रखोगे, ये चूंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और इसको हल करोगे इतना मिलेगा। कुंडली के कारण स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ फाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो एक सूत्र और मिल जाएगा स्वप्रेरण गुणांक के लिए सूत्र। समतल कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के लिए यही सूत्र है, याद रखना। ठीक है, समतल कुंडली के लिए, समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक के लिए यही है। और अगर गोलाकार होगा, गोलाकार, गोलाकार के लिए ये है। ठीक, ये है गोलाकार के लिए। ठीक, ये वृत्ताकार कुंडली के लिए है, P बराबर μ0Ni/2r, और ये समतल कुंडली के लिए है ये। इस चीज को विशेष ध्यान देना आप सभी बच्चे। ठीक, अब आगे देखो, स्वप्रेरण गुणांक बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या अधिक लेनी चाहिए। यदि कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रखो तो यल का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यल का मान बढ़ जाएगा अगर कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थों को हम रख दें। ठीक है, फेरों की संख्या बढ़ा दो तो ये प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोग की फोकस दूरी लिखिए। यदि एक लेंस, जरा ध्यान देना, एक लेंस उत्तल लेंस था, दूसरा लेंस अवतल हो, तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क में रखे गए हैं दो पतले लेंसों की संयोजक फोकस दूरी F बराबर इतना हो जाएगा, F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2। एक लेंस की दूरी इतना, अवतल लेंस,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी f2। f1 का मान धनात्मक और f2 का मान ऋणात्मक। अब इस सूत्र में रख दो, संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र में। इसमें f1 का मान f1 और f2 का मान रख देंगे -f2। हल करेंगे इतना आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये अब इसमें कंडीशन देखो क्या होगा। कंडीशन, अगर यहाँ पे स्मॉल f1 का मान स्मॉल f2 से बड़ा हो तो f का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन अगर स्मॉल f1 का मान स्मॉल f2 से छोटा कर दोगे तो f धनात्मक होगा, लेंस उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। किस लेंस जैसा? उत्तल लेंस। अगर दोनों का फोकस दूरी आपस में बराबर कर दोगे तो दोस्तों याद रखना f का मान अनंत हो जाएगा, f का मान अनंत हो जाएगा और लेंस समतल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल, आंकिक समझ लो भाई साहब, आंकिक समझ लो यहाँ पे। हाँ, आंकिक समझ लो। आंकिक में क्या है? प्रथम लेंस u बराबर -30 सेंटीमीटर, f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u में रखोगे तो 1/10 हो गया। 1/v - 1/u की वैल्यू, एंड u की वैल्यू -30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आओगे 1/v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ध्यान देना, इसको जब इस तरफ लाओगे तो 1/v की वैल्यू 1/10 में, इसने 30 1 के 30, 20, 20/300, 20/300 में 2 1 के 2, 15 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, 15 आ जाएगी दोस्तों। तो v की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे देखो 15 लिखा है, v बराबर 15 सेंटीमीटर। यह वास्तविक व उल्टा होगा। दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए दाईं ओर 15 - 10 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, जो कि देखो, जो कि दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। तो u बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर इसमें, और लेंस सूत्र में रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए क्या है? अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तीसरे लेंस के लिए वस्तु अनंत पर है। 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v - 1/u से f की वैल्यू रखेंगे 1/v, तिर्यक गुणा करेंगे, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, यहाँ पे आगे देखिए, इसके आगे एक पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर, ध्यान देना सभी बच्चे, एक पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का उसके पदार्थ के अपवर्तनांक तथा पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। अथवा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, एकदम तगड़ा वाला सूत्र यहाँ पे सिद्ध कराए हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये देखो, पहले लेंस अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र ये है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v डैश -1/u, μ - 1/r1। ठीक है, दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, म्यू के स्थान पे 1/μ पलट देंगे, और v के स्थान पे, v डैश के स्थान पे v, और यहाँ पे 1/v डैश -t 1/μ - 1/r2। ये दोस्तों कहाँ से आया? इस फिगर में देखो जरा, इस फिगर से बना हुआ है मामला। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वस्तु का काम करेगा। तो इसके लिए दूरी अलग हो जाती है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, इसके लिए दूरी अलग हो जाती है दोस्तों। ठीक है, द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए ये थोड़ा उलट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जहां म्यू के स्थान पे 1/μ इसलिए लिया गया है क्योंकि दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लेंस से वायु में जा रही है, अतः प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/μ हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि लेंस पतला है इसलिए t का मान बहुत छोटा होगा v डैश से, इसलिए v डैश -t, तो v डैश में से t घटाओगे, जब t
उसकी मोटाई बहुत पतली है तो टी को नगण्य मान लो, तो डायरेक्ट टी वी डैश माइनस टी के स्थान पे वी डैश ही लिख दो। ठीक, अब समीकरण 2 में रख दो भाई साहब, समीकरण 2 में रख दोगे तो ये आ जाएगा, और इसे अंदर अंदर बाहर बाहर हल करोगे तो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। ये समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 क्या करोगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ दो। समीकरण ये वाला और ये वाला जब जोड़ेंगे तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज बचेगा हमारे पास। ठीक, समीकरण 4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, अर्थात जब म्यू बराबर अनंत और वी एफ समीकरण 4 में रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेकर का सूत्र भी कहते हैं, इसे मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाला है, एकदम रट्टा मार के जाना, बोर्ड एग्जाम में आपको छापना है। क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपको छापना है, इसे एकदम रट्टा मार के जाना। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। अब आगे देखिए जरा, वैद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं, गामा किरणों से रेडियो तरंगें। दोस्तों, गामा किरणों से रेडियो तरंगें तक सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंगदैर्ध्य बढ़ने के क्रम में लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के बीच लंबवत होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक, ये आपके चैप्टर नंबर 8 का है क्वेश्चन। और फिर है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बढ़ता क्रम, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दिश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे, रेडियो वेव। क्योंकि देखो सूर्य जो है 3 किरणें देता है, एक गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, और उसके नीचे ये छोटी छोटी किरणें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान देना आगे। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों,